जय श्री कृष्ण। मैं एस.एम. कथूरिया आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत करता हूं। आज का विषय है धनु राशि। आज हम धनु राशि के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसके गुण, अवगुण, इसकी कंपैटिबिलिटी, तत्व क्या है, ये सारी चीजें जानेंगे। और आपकी कुंडली में ये धनु राशि जिस घर में पड़ती है उसमें वो कैसा परिणाम देंगे। तो आइए देखते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए जानते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि काल पुरुष कुंडली की 9वीं राशि है। 9वां घर यानी कि भाग्य स्थान भी कहा जाता है इसको। इसलिए जो इस राशि में पैदा होते हैं बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। धर्म स्थान कहा जाता है इसे। और सबसे बड़ी बात यह कि इसके जो राशि स्वामी हैं वो गुरु हैं। तो गुरु का मतलब यही होता है कि ये काफी ज्ञान के कारक होते हैं। ज्ञान इनको बहुत होता है और जहां भी कहीं इनको ज्ञान जुटाना होता है उसमें ये काफी अग्रसर रहते हैं क्योंकि तत्व इनका अग्नि है। तो बड़ी ही वो इनको लालसा रहती है, कोई भी चीज जो इनको नहीं लगती है उसके बारे में पूरा ज्ञान हासिल कर लेते हैं। वैसे ओवरऑल पर्सनालिटी अगर देखें तो दे आर लवली पर्सन्स, ऑनेस्ट होते हैं और मेहनती होते हैं। साथ ही में किसी भी चीज पर जो फोकस कर लेते हैं तो बहुत ही उसको हासिल करके रहते हैं। ये उनके अंदर खासियत रहती है। ट्रैवलिंग बहुत पसंद होती है इनको क्योंकि 9वां घर भी ट्रैवल से ही जुड़ा हुआ है। एडवेंचरिस्ट होते हैं, एक्सप्लोर करने के बहुत ही वो होते हैं, काबिल होते हैं। इसके अंदर 3 नक्षत्र आते हैं। 4 पद तो मूला नक्षत्र के हैं जिसके स्वामी हैं केतु। मूला मतलब आपकी जड़ों से जो संबंध रखते हैं। जो इस मूला नक्षत्र में पैदा होते हैं उनकी एक खास एक आदत रहती है कि हर चीज की ये जड़ तक जाते हैं। तो ये खासकर ऐसी जगह जहां पर रिसर्च का काम हो या कोई जैसे डिप्लोमेसी हो या कोई सीक्रेसी जानने हो तो वहां पर ये बहुत ही कामयाब होते हैं। दूसरा पूर्वाषाढ़ पड़ता है जो शुक्र का नक्षत्र है। ये लोगों को अगर एक शब्द में एक्सप्लेन करूंगा तो वो ये कि ये लोग हार कभी नहीं मानते, किसी भी कैसी भी परिस्थिति हो। ऑप्टिमिस्टिक रहना इनके बहुत ही गुण में रहता है। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं और हार नहीं मानते कभी। हालांकि इसके कुछ नेगेटिव भी हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ज्यादातर पॉजिटिव पॉइंट ही हैं। और आखिरी जो नक्षत्र का एक पद होता है वो है उत्तर आषाढ़, जो कि जिसके स्वामी हैं सूर्य। जो इस नक्षत्र में पैदा होते हैं वो बड़े तेजस्वी होते हैं, ज्ञानी होते हैं और काफी जिंदगी में काफी अच्छे तरक्की करते हैं। तो ये तो है 3 नक्षत्र के बारे में। इनकी अगर कंपैटिबिलिटी देखें तो कंपैटिबिलिटी इनकी पड़ती है सिंह और मेष राशि से, क्योंकि तीनों ही ये राशियां त्रिकोण भाव की हैं। धर्म स्थान कहा जाता है इन्हें। अग्नि तत्व की ये राशियां हैं तो इनके साथ बहुत अच्छी बनती है। बाकी कंपैटिबिलिटी जो है वो इनकी पड़ती है मिथुन राशि से बहुत अच्छी पड़ती है। कर्क राशि से भी कुछ डिफरेंसेस के बाद ये काफी, क्योंकि दोनों राशि स्वामी मित्र हैं इस वजह से इनके साथ काफी अच्छी बनती है। और मंगल की राशियों से भी, जैसे मेष तो आ ही गया, तो वृश्चिक से भी काफी अच्छी इनकी दोस्ती रहती है। इसके अलावा इनके जो कुछ खास प्रोफेशन है वो है, एक तो रिसर्च में बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा इनकी जो खासियत रहती है
फाइनेंशियल फाइनेंस के सेक्टर में ये बहुत ही कामयाब रहते हैं। एजुकेशन सेक्टर में ये बहुत अच्छे हैं। बेसिकली इनको अगर हम एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो टीचर ही होते हैं। ये हर किसी को टीच करते रहते हैं। और दूसरे कई ऐसे भी प्रोफेशन हैं जिसमें ये बहुत अच्छे, जहाँ पर काउंसलिंग हो, कंसल्टिंग हो, उसमें ये बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा कोई कुछ वीकनेसेस भी हैं इनकी। वीकनेसेस ऐसे हैं कि इम्पल्सिव भी होते हैं ये बहुत। दूसरा, अपने बारे में कोई नेगेटिव सुनने के लिए तैयार नहीं होते, जो एक बहुत ही कहा जाएगा कि नेगेटिव पॉइंट ही है, क्योंकि जो अपनी क्रिटिसिज्म नहीं सुन सकता तो ये उनके अंदर नेगेटिव पॉइंट पैदा करता है। दूसरा, एक अपने आप को एक्सप्रेस जब करते हैं तो क्योंकि फायरी तत्व है तो इतनी तेजी से किसी को भी कुछ भी कह देते हैं बिना ये सोचे समझे कि दूसरे को कैसा महसूस होगा, कैसा हर्ट होगा। इन बातों का अगर ये ध्यान रख के चले तो इनकी पर्सनालिटी उतनी ही निखरती है। तो ये थोड़े बहुत कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वैसे पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा अगर ये देखें कि ये राशि आपकी कुंडली में कहाँ पड़ती है तो उसके बारे में बात करेंगे तो वो ये है, जैसे अगर लग्न में पड़ती है तो ये सारे गुण आपके अंदर शामिल होंगे। अगर ये आपके दूसरे भाव में पड़ती है, कहने का मतलब लग्न अगर आपका वृश्चिक राशि का है तो दूसरा भाव क्या होता है, आपके धन भाव है। धन के मामले में आप बहुत ही सजग रहते हैं, बहुत अच्छा उसको तरीके से संभालते हैं। परिवार का भाव है तो परिवार में भी आप बहुत ही अच्छी तरह से उसको देख रेख करते हैं। खाने में क्योंकि अग्नि तत्व है तो आपको तीखी चीज़ें पसंद है। तीसरा घर में अगर ये राशि पड़ती है अगर आपकी, तो इसका मतलब आपकी तुला लग्न है। तुला लग्न वालों के लिए तीसरे घर में ये धनु राशि पड़ना यानी कि मतलब आप अपने ज्ञान से अपना पराक्रम दिखाते हैं, उसमें अपने स्किल दिखाने में आपके काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं और आपके भाई बहनों से भी और पड़ोसियों से काफ़ी अच्छे रिश्ते रहते हैं। अगर चौथे घर में पड़ती है धनु राशि तो इसका मतलब आपकी कन्या राशि है। चौथे घर में ये पड़ती है तो आप, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का घर है, आपकी प्रॉपर्टी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बनाते हैं आप, वाहन आपके पास होते हैं हमेशा, माँ का सुख प्राप्त होता है। और दूसरा, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करते हैं अपने एजुकेशन फील्ड में। अगर ये राशि पंचम भाव में पड़ती है तो सिंह राशि वाले होते हैं आप लग्न वाले, तो पंचम भाव एजुकेशन का है, बच्चों का है, क्रिएटिविटी का है। इन सब फील्ड में आप काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करते हैं और साथ में स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी आगे रहते हैं, उससे काफ़ी लाभ मिलते हैं आपको। अगर आपकी छठे घर में पड़ती है धनु राशि तो इसका मतलब आपका कर्क लग्न है। तो कर्क लग्न वालों के लिए ये छठे घर में पड़ना, अगर गुरु छठे घर में ही बैठे हैं तो आपके रोग, रिपु, ऋण इन तीनों से आपको बचाते हैं और आपके साथ ये काफ़ी अच्छे व्यवहार करते हैं। सातवें घर में अगर ये पड़े तो इसका मतलब आपका लग्न जो है वो है मिथुन लग्न है। सातवें लग्न मतलब ये हुआ कि आपके जो स्पाउस है, आपकी जो पति पत्नी है या आपके पार्टनर है, वो काफ़ी ज्ञानी होंगे, काफ़ी आपसे काफ़ी ज़्यादा तालमेल अच्छा भी रहेगा और आपकी जो ज्ञान में काफ़ी वृद्धि करेंगे। तो आपके पार्टनरशिप में ये आपके बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। अगर ये अष्टम भाव में पड़ती है धनु राशि तो आपका वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न के लिए अब धनु राशि या उसके स्वामी जो है वो एक फंक्शनल मेलेफिक बन जाते हैं, तो जहाँ पर भी ये बैठेंगे वहाँ पर कुछ ना कुछ नुकसान करेंगे, सिवाय छठे और द्वादश भाव में जहाँ पर ये विपरीत राजयोग बना लेते हैं। बाकी सब जगह ये नुकसान करेंगे, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर ये राशि आपकी धनु राशि नवम भाव में पड़ती है तो आपकी काल पुरुष कुंडली जैसे मेष राशि है
तो धर्म का स्थान है, धर्म के मार्ग पर आप काफ़ी आगे होंगे, आप सात्विक नेचर के होंगे, यात्राएं आप काफ़ी करेंगे, धर्म से संबंधित भी करेंगे, और आपके जो विचार हैं बहुत ही शुद्ध होंगे। अगर ये आपकी राशि दशम भाव में पड़ती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी मीन राशि, मीन लग्न है, तो यहाँ पर आपके लिए परिस्थितियाँ काफ़ी अच्छी रहेंगी और आप अपने कार्य में बड़ी ही ज्ञानपूर्वकता अपने से आगे बढ़ते रहेंगे। लोग आपसे कंसल्ट करेंगे अपने काम के बारे में, आपकी बड़ा इज्जत करेंगे, आपका मान सम्मान काफ़ी अच्छा रहेगा काम के क्षेत्र में। ऐसे ही अगर आपकी ये राशि धनु अगर पड़ती है एकादश भाव में, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो लग्न है वो कुंभ लग्न है। तो कुंभ लग्न वालों के लिए धनु राशि आपका लाभ स्थान है, आपको काफ़ी लाभ मिलता है, यहाँ से धन का भी लाभ मिलता है और आपके लोगों से भी काफ़ी रिश्ते काफ़ी अच्छे बनते हैं। इसके बाद धनु राशि अगर द्वादश भाव में पड़ती है तो इसका मतलब आपका लग्न जो है मकर लग्न है, शनि का लग्न है। तो यहाँ पर ये जो है आपको विदेश की चीज़ों से जुड़े हुए फ़ायदे मिलते हैं, या फिर आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, धार्मिक कार्यों पर आप जो है खर्चे करते हैं, तो इस तरीके के आपको ये परिणाम देते हैं। तो कुल ये थी टोटल कि धनु राशि वालों के लिए किस तरीके के परिणाम रहेंगे। बाकी अगर आपको कोई और प्रश्न पूछना है धनु राशि के बारे में या उसके संबंधित कोई भी जानकारी हासिल करनी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या vedicpradik.com पर लॉगिन कर सकते हैं। उपाय के तौर पर धनु राशि वालों को चाहिए कि बृहस्पतिवार को पीले चीज़ों का दान करना बहुत ही लाभदायक रहता है। हल्दी जैसे हो गई या चने की दाल हो गई या केले हो गए, इन सब का दान करना बहुत अच्छा रहता है और भगवान विष्णु की आराधना करना ये आपके लिए बहुत ही कारगर रहता है। धन्यवाद।